लालू जी ने गरीबों को आवाज दी थी। नीतीश जी ने क्या किया? दलित को महादलित में बांटा। जदयू वालों को सबसे पहले आकर नीतीश कुमार जी को माफी मांगकर बिहार के लोगों को ये संबोधित करना चाहिए कि वो कहां चूक गए कि पलायन नहीं रुका। 2004-5 में वो पलायन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री चुने गए थे। 20 वर्षों में पलायन बढ़ गया। वैनिटी वैन वगैरह पे बहुत चर्चा हो चुकी। मैं बड़ा खुश भी हूं अंदर से, लेकिन चिंतित भी हूं। सारे लोग जन सुराज के पीछे क्यों लगे हो भाई? क्योंकि तुम लोगों की एक मिली भगत थी। ये सारे पार्टियां जो है, यूपीए एनडीए, कहने को अलग अलग है, सब एक है। बिहार को लूटने के मामले में सब एक हैं। इन्होंने फैसला किया हुआ है कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल मैं लूटूंगा। तो वो तो भयभीत है सारे के सारे। तो कभी वो प्रशांत किशोर पे अटैक कर देंगे, कभी वो उदय सिंह पर अटैक कर देंगे, कभी किसी वैनिटी वैन को ले आएंगे, कभी हमारी फंडिंग की बात करने लगेंगे, कभी कुछ और बात करने लगेंगे। अरे मुद्दे की बात करो ना। बुलाओ, उदय सिंह को आने को तैयार है, बुलाओ, जिस चैनल पे आना चाहते हो आओ, बात करते हैं अर्थव्यवस्था पे। बीजेपी की सरकार 2014 में बनी है, तो मुद्दे क्यों नहीं है? मुद्दे तो एक ही मुद्दा है। अभी चुनाव आएगा, आप देख लीजिएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। दुनिया के चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन गए। अरे किस मुंह से बोल रहे हो? शर्म नहीं आ रही? दूसरे मुंह से तुम कहते हो कि मैं 81 करोड़ लोगों को राशन देता हूं 5 किलो। बताइए बजट कितने को समझ आती है? बजट क्या होता है? एक किसी एमएलए से पूछ के देखो, बजट क्या होता है, संसाधन कैसे आता है, संसाधन कैसे व्यय होता है, कोई नहीं बताएगा। हाँ, पूछ के देखो कि इस जाति की संख्या कितनी, उस जाति को उससे कैसे भिड़ाया जाए, अभी देखो ज्ञान देंगे आपको। नीतीश कुमार जी ने 2009 के बाद काम छोड़ दिया है। दूसरी बात, अब नीतीश जी की यह अवस्था आ गई है, लेकिन यह अवस्था आ गई कि उनके नियंत्रण में सरकार चल नहीं रही। हमारा वास्ता बिहार के लोगों से है, हम अपनी बात बिहार के लोगों को कह रहे हैं। बिहार के लोगों को अगर बात समझ आ जाएगी, वो आशीर्वाद देंगे। अब तो ये बड़ी पार्टियां हैं, तो रहो ना भैया, अपने में खुश रहो, बिहार को बख्श दो। जिस गांव में चले जाइए, उसकी बूढ़ी माँ कहेगी कि वो तो गेल छे बाहर, वो तो बाहर रहे छे, बाहर पैसा कमा के भेजे छे। आपने ये दशा की हुई है, तो आप 51 बार आइए या 551 बार आइए। अब गुजरात से मिला लीजिए। गुजरात 28 सांसद भेजती है, हम 40 सांसद भेजते हैं। तो लोकतंत्र में तो इसी आधार पे काम होता है। तो जहां से 40 सांसद जाते हैं, उस राज्य की हाल देख लीजिए, जहां के 28 सांसद है वहां का हाल देख लीजिए। दुनिया भर से पैसे जमा करके वो गुजरात में लग जाता है, और बिहार के जो पैसे हैं वो आप बाहर ले जाते हैं। देर से एंट्री हुई है, पर शानदार एंट्री हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह की। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। और 2 अक्टूबर 2024 को जब जन स्वराज ने ऐलान किया था कि बिहार के क्षेत्र में जन स्वराज उतरने जा रही है, नई सोच, नई रणनीति और नए विकास की योजनाएं लेकर के, एक युद्ध छिड़ गया था। मानो कि घबराहट मच गई थी पूरे विधानसभा से लेकर के तमाम राजनीतिक गलियारों में। और उसके बाद एंट्री होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह की। तो आज हमारे साथ उपस्थित है उदय सिंह जी, जिनसे चर्चा करते हैं कि जन स्वराज में इतनी लेट एंट्री का क्या मकसद रहा है, बड़ा राजनीतिक मूव है, और क्या कुछ उद्देश्य के साथ जन स्वराज बिहार में उतरी है, और बिहार की जनता का विश्वास और प्यार जीतने में कितना सफल होगी जन स्वराज। क्योंकि टक्कर में नीतीश कुमार भी है और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सच टॉक्स पे बुलाने के लिए आभार, आपको शुभकामनाएं। बताएं क्या प्रश्न है? सर, सबसे पहले इतनी लेट एंट्री क्यों? क्या उद्देश्य था, मतलब कारण क्या था इसके? नहीं, लेट एंट्री नहीं है। मैं जनस्वराज के साथ शुरू से हूँ। जब जनस्वराज की कल्पना की गई थी एक अभियान के तौर पे, तो मैं उसमें था, उस निर्णय में मेरा भी हाथ था। पार्टी बन गई और अब लोगों को महसूस हुआ कि पार्टी इतनी जल्दी इतनी बड़ी रूप उसने ले ली है कि उन्हें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए था। और पार्टी के कोर कमेटी ने ये जिम्मेदारी मुझ पे डालने का निर्णय लिया, और उनके निर्णय का सम्मान करते हुए मैंने ये पद को संभाला है। तो ये लेट एंट्री और अर्ली एंट्री की कोई बात नहीं है इसमें। आरोप लगा था कि पर्दे के पीछे से फंडिंग उदय सिंह जी का जाता है,
वैनिटी वैन उदय सिंह जी की तरफ से जाता है प्रशांत किशोर की तरफ से। प्रशांत किशोर बस एक कठपुतली है सूत्रधार उदय सिंह है। कहने वालों को थोड़ी सी ज्ञान होनी चाहिए। मानसिक खोखलापन का कोई सीमा होती है। जो व्यक्ति पिछले 2.5 वर्षों से 5,000 से अधिक गांव में अपने आप को खपा रहा है, अपनी हड्डी गला रहा है, धूप बारिश सब में वो घूम रहा है, वो अगर कठपुतली है तो फिर कल्पना कीजिए कि बोलने वालों की मानसिक लेवल क्या है। इसलिए इससे गलत बात नहीं हो सकती। वैनिटी वैन वगैरह पे बहुत चर्चा हो चुकी। बिहार को शर्मसार कर रहे हैं ये लोग। एक शौचालय के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब बिहार के सामने समस्याओं का अंबार है तो इनके पास समय है ये खोजने का, पता लगाने का कि किसके वैन में वो शौचालय था जिसको प्रशांत किशोर और वहाँ हजारों युवक जो बैठे हुए थे धरना पे गांधी स्मारक के सामने। तो ये दिखलाता है कि बिहार के लोग किस तरह की मानसिकता रखते हैं जो राजनीति में हैं, और ये दिखलाता है कि बिहार के लोग अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहे होंगे कि हमारे नेता जिनको हमने ये जिम्मेदारी दी है कि वो बिहार को इस जटिल स्थिति से आगे बढ़ाएं और लोगों की समस्याओं को दूर करें, वो किस चीज़ पर अपना समय बर्बाद कर रहा है। उदय जी, आपके पास अनुभव की कमी नहीं है। किस तरीके से जन स्वराज में अनुभव को साझा कर रहे हैं और क्या कुछ फायदा मिल रहा है जन स्वराज को? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही अनुभव है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जन स्वराज में जिनके पास मुझसे ज़्यादा अनुभव है। तो अनुभव की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि जन स्वराज के विचारों से मैं आज से नहीं, मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ जब जन स्वराज की कल्पना भी नहीं हुई थी। जन स्वराज क्या कह रही है? एक ईमानदार सरकार जो जनता की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे निपटने के तरीके। तो ये तो मैं अपने संसदीय काल में भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। इसलिए इस अनुभव का जो भी इस्तेमाल होगा वो इसी में होगा कि ये विचारधारा, ये संवाद जन जन तक कैसे पहुँचे और उनके मन में अगर कोई दुविधा हो तो उस दुविधा को कैसे साफ किया जाए, ताकि वो एक बार मन बनाकर सब संग चलकर बिहार में एक परिवर्तन कर दें। मैं तो कहूँगा कि आदरणीय स्वर्गीय जयप्रकाश जी के बाद अगर बिहार में इस तरह के बदलाव की, जिसको टोटल रेवोल्यूशन कहते हैं, संपूर्ण क्रांति, उसकी नौबत आई है या वो बिहार उस कगार पे खड़ा है तो अब आके खड़ा हुआ है। और इसका श्रेय जन स्वराज नहीं लेना चाहती है, इसका श्रेय तो बिहार की जनता को जाएगा कि वो ऐसा मन बना रही है। जन स्वराज तो मात्र एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है जिसके माध्यम से बिहार की जनता अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। परिवारवाद का आरोप लग रहा है आप पर कि हाँ, क्योंकि आपके परिवार से कई सांसद आईपीएस लोग रहे हुए हैं, इस पर क्या कहिएगा? इसमें परिवारवाद वही कहूँगा कि मानसिक खोखलापन है। मेरे घर से मुझे लगता है कि 11-12 सांसद रहे हैं। मेरे घर से, मेरे ही परिवार में अनेकों आईएएस आईपीएस अफसर रहे हैं। तो या तो ये कह दें कि इनको जनता पे भी विश्वास नहीं है कि कोई अपने आप तो जाके लोकसभा में बैठ नहीं गया, जनता के माध्यम ही आया है। तो जनता अगर उनको चुन के भेजती है तो या तो जनता मूर्ख है, और या जो यूपीएससी में इम्तिहान देते हैं वो मूर्ख हैं कि एक ही परिवार के इतने लोगों को उन्होंने आईएएस आईपीएस में ले लिया। तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। मेरी माँ सांसद थी, उसके बाद लगातार मैं चुनाव लड़ता रहा और हारता रहा, और फिर अंत में जाकर 2004 में मैं पहली बार सांसद बना हूँ। तो जनता के दरवाजे अगर गया और जनता को मेरी बात समझ में नहीं आई तो उसने कौन सा परिवारवाद का ख्याल रखा
क्या उसने कहा कि ये माधुरी जी के लड़के हैं इसलिए इनको जिता देते हैं? ऐसी बात नहीं है। जिस दिन उनको मेरी बात में वो ताकत महसूस हुई कि हाँ ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, मुझे सांसद बना दिया। 2014 में उनको लगा जिस भी कारण हो कि नहीं अब इनको बदल के देखना है, उन्होंने मुझे बदल दिया। तो कहाँ से परिवारवाद आ गया? तो परिवारवाद क्या परिभाषा, नेपोटिज्म और परिवारवाद का भाषा इन लोगों ने बदल दिया है। इनको थोड़ी ज्ञान ले लें तो कोई हर्ज नहीं होगा। जन स्वराज का उद्देश्य क्या रहने वाला है बिहार के विकास के लिए? बिहार को इस बहुत ही दयनीय स्थिति से बाहर निकालकर यहाँ के युवाओं को वो अवसर देकर जो अन्य जगह पे उपलब्ध है, बिहार को आने वाले 5-10 वर्षों में सबसे पिछड़ी स्टेट, सबसे पिछड़ी राज्य के दर्जे से हटाकर इसको हम ऊपर वाले 10 राज्यों में उस गिनती में आना चाहते हैं। ये हमारे लंबे काल का विचार है, लेकिन अल्पकाल में सबसे पहले भ्रष्टाचार पे लगाम, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद पलायन को रोकना, पलायन को रोकने के लिए सबसे पहले पूंजी की पलायन को रोकना होगा। जो बिहार के लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं, जो नियम के अनुसार, कानून नहीं नियम के अनुसार उसका 70% पैसा बिहार के लोगों के बीच उनको कर्ज के तौर पर देकर प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि यहाँ पे उद्योग लग सके, यहाँ रोजगार के अवसर पैदा हो सके। वो पलायन वो हो के पैसा अन्य राज्यों में चला जाता है। भाई अन्य राज्यों से हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बिहार जब खुद में उसको हर चीज़ की कमी है तो बाहर से आने के बजाय अगर जो हमारा भी है उसको ही बाहर ले जाया जाए तो उसको रोकना है। वो रोकने से पलायन अपने आप रुक जाएगा। जब बिहार के नौजवानों को यही अवसर मिल जाएगा कि वो कोई अपने लिए छोटी व्यवसाय कर सकते हैं या कोई उद्योग लगा सकते हैं किसी भी आकार का, तो वो क्यों बाहर जाएंगे? और फिर उसके बाद हमारी ये कोशिश होगी कि जो मुसीबत के कारण जिन्होंने पलायन किया है उनको हम वापस लाने की प्रयास करेंगे और उनके लिए व्यवस्था करने की प्रयास करेंगे, ताकि वो आके फिर से उनका पुनर्वास बिहार में हो सके। नीतीश कुमार जी का कहना है कि रोजगार मुहैया हो रही है। खुद केंद्रीय मंत्री चाहे गिरिराज सिंह हो, चिराग पासवान हो, सभी लोग का कहना है कि गिरिराज सिंह का अपने टेक्सटाइल्स में कहना है कि हाँ हम टेक्सटाइल्स मिल खोल रहे हैं। चिराग पासवान जी का भी कहना है कि हम कृषि विभाग में बढ़ोतरी ला रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा कि दावे खोखले हैं नीतीश कुमार की तरफ से? मैं कटु भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कम से कम इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये असत्य बोल रहा है। ये तथ्य से परे है। इसका मैं एक जीता जाता उदाहरण दे देता हूँ। अभी 15 दिन पहले मैं पूर्णिया में था, तो वहाँ एक दलितों के लिए छात्रावास है, मैं वहाँ गया हुआ था। 250-300 बच्चे बैठे हुए थे, उनसे मेरी बातें चल रही थी, तरह तरह की बातें। एकाएक मेरे मन में आया कि पूछूं तो सही। तो मैंने कहा कि बच्चों, जिनके माता पिता या घर से कोई व्यक्ति, परिवार का कोई व्यक्ति बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाता पूरे वर्ष पैसे कमाने के लिए, ऐसे बच्चे अपने हाथ उठाएं। और बच्चे मतलब कोई वो क्लास 2-4 के बच्चे नहीं थे, किसी ने बीए किया हुआ है, किसी ने कोई पीएचडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप यकीन मानेंगे कि उसमें से 8 लोगों ने हाथ उठाया, 8। तो जिन दलित के नाम पे लोकसभा से लेकर असेंबली से लेकर सड़कों तक हर राजनीतिक दल ये दावा कर रही है कि हम उसके लिए ही काम कर रहे हैं, तो आज 20 वर्ष से नीतीश जी हैं और अलग अलग अवतार में हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। तो बीजेपी भी दिखार हो चुकी है, आरजेडी और कांग्रेस भी दिखार हो चुकी है कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ की कि वो समाज के लोग, जो समाज सबसे वंचित कहलाते हैं, उस समाज के लोग के सभी लोग तो बाहर ही चले जाते हैं। तो बिहार में आपने क्या किया, कौन सी रोजगार की? तो
किसी का दिमाग तो खराब है नहीं कि किसी को अगर बिहार में बैठे, घर में बैठे या घर के पास उसको रोजगार का अवसर मिलेगा तो वो ट्रेन धर के वो दिल्ली पंजाब करने चला जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और आप मानसिकता देखिए ना, प्रधानमंत्री जी आते हैं तो क्या दे के जाते हैं, क्या सौगात में दिया? 2 श्रमिक ट्रेन दे के जा रहे हैं कि हमारे श्रमिक जो गुजरात जाएंगे वो थोड़े से आराम से जा सके। मतलब हम लेबर सप्लायर हैं पूरे देश के लिए, यहाँ से लेबर उठाकर हम गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा भेजते रहें, वो वहाँ काम करते रहें, बेइज्जत होते रहें, अजीबो गरीब तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करें। क्यों? क्योंकि बिहार में उनके लिए हमने कोई जगह नहीं बना तो आप रखी। मानते हैं कि प्रधानमंत्री सौतेला व्यवहार करते हैं, पर बीजेपी का कहना है कि 51 बार प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं, उनको बिहार से खास प्रेम है। अरे भाई 51 बार छोड़ के वो 551 बार भी आ जाए, मैं तो यही कहूंगा कि बिहार को उन्होंने दिया क्या है? भीख के तौर पे कितना चाहिए, इतना चाहिए। भाई वो उस पैसों का क्या हुआ? पैसे पैसे का सृजन करने से उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य है? ये पुल, ये सड़क, इसको विकास माना जाए। विकास उसको माना जाएगा ना जब गांव की बूढ़ी जो है उसके आंखों में चमक होगी, उसके चेहरे पे मुस्कान होगी कि मेरा बेटा, मेरा पोता सब मेरे पास है, कोई मेरे पैर दबा रहा है, कोई मेरे सर में तेल लगा रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा पोता सबका यहाँ कोई ना कोई रोजगार की व्यवस्था है। जिस गांव में चले जाइए उसकी बूढ़ी माँ कहेगी कि वो तो गेल छे बाहर, वो तो बाहर रहे छे, बाहर पैसा कमा के भेजे छे। आपने ये दशा की हुई है तो आप 51 बार आइए या 551 बार आइए, उसे क्या फर्क पड़ता है? आप गुजरात से मिला लीजिए। गुजरात 28 सांसद भेजती है, हम 40 सांसद भेजते हैं। तो लोकतंत्र में तो इसी आधार पे काम होता है। तो जहां से 40 सांसद जाते हैं उस राज्य की हाल देख लीजिए, जहां के 28 सांसद है वहां का हाल देख लीजिए। दुनिया भर से पैसे जमा करके वो गुजरात में लग जाता है और बिहार के जो पैसे हैं वो आप बाहर ले जाते हैं और आप कहते हैं हमने बिहार को बहुत कुछ दे दिया। प्रधानमंत्री जी कुछ ना करें, हमारे बैंकों के पैसे यहीं रहने दें, हम उसी में आगे बढ़ लेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपया हर वर्ष पलायन हो जाता है, कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कोई 10,000 करोड़ की, कोई 5,000 करोड़ की, कोई 20,000 करोड़ की घोषणा करके जाते हैं और वो घोषणा का फायदा किसी कॉन्ट्रैक्टर के, किसी माफिया के जेब में जाता है। अभी खगड़िया के सांसद ने बाढ़ नियंत्रण के इंतजाम का निरीक्षण किया और उन्होंने दिखला दिया कि भाई जो बाढ़ नियंत्रण के लिए ये बोरा है जिसमें बालू या पत्थर होना चाहिए, उसमें उसी कटाव नदी का मिट्टी भरा हुआ है, उसे बाढ़ रुकेगा? जी उदय जी, अब आते हैं दलित। आपने बताया जात की राजनीति बिहार में किसी से छुपी नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने अपील की थी कि आप जात की राजनीति से बढ़ करके अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट दे। क्या लगता है बिहार उभर पाएगा इससे? हमारा काम है प्रयास करते रहना, लेकिन हम लड़ किस चीज से रहे हैं? जी, हम लड़ रहे हैं उन सब स्थापित राजनीतिक दलों से जो अपने लाभ के लिए समाज में एकता के बदले विद्वेष पैदा करते हैं। लालू जी ने गरीबों को आवाज दी थी, ये मानते हैं आप? इसमें कोई शक कहाँ है? जननेता है, मैं तो बीजेपी का सांसद था तब से कह रहा हूं, इसमें कहाँ शक? नीतीश जी ने क्या किया? दलित को महादलित में बांटा, पिछड़ों को जितना तोड़ सकते थे उतना तोड़ा। तो एक अकेला जन स्वराज एक बारी ये कह दे कि आप जाति पाति भूल जाए, ये तुम कहते ही रहेंगे और दिल से कहते रहेंगे, लेकिन हम मूर्खता नहीं करने वाले कि हम कहेंगे कि हाँ ये टूट गया है, जाति पाति का बंधन रहेगा। लेकिन एक अच्छे सरकार को बनाने में ये जाति पाति की रीत रिवाज भी आड़े नहीं आ रही है, क्योंकि कौन सी ऐसी जाति है जिसमें अच्छे लोग नहीं हैं? आप किसी जाति का नाम ले लो और बिहार में पता नहीं कितनी जातियां हैं,
कोई भी जाति का नाम ले लो, सब जाति में आपको पढ़े लिखे अच्छे सोच वाले लोग मिल जाएंगे। हमारी प्रयास होगी, क्योंकि हमारा कहना ही है सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जैसी, अगर जाति विशेष को भी वहाँ से हमें अवसर देना है, तो उस जाति में हम ढूंढेंगे कोई को हमें अच्छे लोग मिले। हमें हमें युवा चाहिए, हमें स्टूडेंट्स चाहिए, हमें प्रोफेशनल चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें वकील चाहिए, हमें समाज सेवा में जो लगा हुआ है वो चाहिए। हमें इस पृष्ठभूमि के लोग नहीं चाहिए जो आज विधानसभा में बैठते हैं। अब आप अपना ही देख लीजिए, आप लोग ज़रूर सुबह निकले होंगे और हमारे जैसे नेता जो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उनके यहाँ जा रहे होंगे, कुछ जनता के बीच में भी जा रहे होंगे। 5 वर्ष के बाद ये अवसर आ रहा है कि 4-5 महीने में बिहार की चुनाव है। जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि नई सरकार आएगी, वो हमारे लिए क्या क्या करेगी। तो आप लोग क्या सुन रहे हैं? कहीं सुन रहे हैं कि पलायन के लिए क्या करने वाले हैं? कहीं सुन रहे हैं आप कि पेंशन के लिए क्या करने वाले हैं, शिक्षा के लिए क्या करने वाले हैं, भ्रष्टाचार के लिए क्या करने वाले हैं? ये कहीं नहीं सुनेंगे। क्या सुनेंगे आप? उसको 17 सीट मिले हैं, उसको 13, वो खुश नहीं है, वो नाखुश है, वो शायद एनडीए छोड़ देगा, वो यूपीए से कूद जाएगा। ये बिहार की जनता के लिए क्यों आवश्यक है? कौन किस पार्टी में कितनी सीटों पे लड़ेगा, ये बिहार की जनता जान के क्या करेगी? जदयू वालों को सबसे पहले आकर नीतीश कुमार जी को माफी मांगकर बिहार के लोगों को ये संबोधित करना चाहिए कि वो कहाँ चूक गए कि पलायन नहीं रुका। 2004-5 में वो पलायन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री चुने गए थे, 20 वर्षों में पलायन बढ़ गया। तो आके पहले जवाब तो देना, स्वीकार तो करे ना कि हाँ हमने जो रास्ता चुना वो नहीं हुआ। वो आकर स्वीकार करे ना कि हमने शराबबंदी की, वो बिल्कुल विफल रह गया, और यहाँ तो उसके बदले में क्या हुआ कि माफिया जन्म ले लिया और सरकार का 20,000 करोड़ साल का नुकसान कर दिया मैंने। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? और विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? तेजस्वी जी क्या कर रहा है इससे? और मैं बड़ा खुश भी हूं अंदर से, लेकिन चिंतित भी हूं। सारे लोग जन सुराज के पीछे क्यों लगे हो भाई? क्योंकि तुम लोगों की एक मिली भगत थी। ये सारे पार्टियां जो है, यूपीए एनडीए, कहने को अलग अलग है, सब एक है। बिहार को लूटने के मामले में सब एक हैं। इन्होंने फैसला किया हुआ है कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल मैं लूटूंगा। जब मैं विपक्ष में रहूंगा तो तुम्हें भला बुरा कहूंगा, जब तुम विपक्ष में रहना तो मुझे भला बुरा कहना। अब उनको ये डर सता रहा है कि ये तीसरे कौन आ गए और बिहार की जनता इनकी बात भी सुनने लग गई। तो उनको तो भय ये समाया हुआ है कि कहीं जन सुराज की बात अगर लोगों को समझ आ गई, जो आ रही है, जो उनको रोज दिख रहा है कि आ रही है, तो वो तो भयभीत है सारे के सारे। तो कभी वो प्रशांत किशोर पे अटैक कर देंगे, कभी वो उदय सिंह पर अटैक कर देंगे, कभी किसी वैनिटी वैन को ले आएंगे, कभी हमारी फंडिंग की बात करने लगेंगे, कभी कुछ और बात करने लगेंगे। अरे मुद्दे की बात करो ना। बुलाओ, उदय सिंह को आने को तैयार है, बुलाओ, जिस चैनल पे आना चाहते हो आओ, बात करते हैं अर्थव्यवस्था पे, आओ बात करते हैं पलायन पे, आओ किसी सकारात्मक चीज पे बात करते हैं जिसमें बिहार की भविष्य जुड़ी हुई है। ये क्या उल जलूल बातें करते हो? कल चिराग जी ने कह दिया कि मैं 243 में लड़ूंगा, तब से वो चले जा रहा है कि 243 नहीं, हमने ये कहा था, नहीं हमने वो कहा। भाई ये प्रासंगिक नहीं है। आप कहां से लड़ते हो, क्यों लड़ते हो, कितने सीटों पे लड़ते हो? हमने क्या लेना देना है बिहार की जनता ने? हमने लेना देना है कि मेरे रोटी पानी का क्या हो रहा है। हमने लेना देना है कि कब वो दिन आएगा कि उधर से ट्रेन आएंगी और हमारे गए हुए लोग वापस आकर यहाँ उनको मैं फिर से स्थापित करूंगा। हमें इसकी चिंता होनी चाहिए ना। कौन कहां से लड़ रहा है, कौन यूपीए में है, कौन यूपीए छोड़ दिया, कौन चला गया, खड़े में गिरो यार। वो जो जिस पे झंडा टांगने के लिए खड्डा करते हो उसमें गिरो यार। हमें क्या करना है तुमसे? तुम पहले हमारे लोगों की बात करो, उसमें बात करोगे, हमसे भी अच्छे जवाब सुनोगे, और हो सकता है आपके तर्क मेरे तर्क से बेहतर हो, हम अपने में सुधार करेंगे। आपके पास पलायन रोकने का हमसे अच्छा कोई तरीका होगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। हमें कोई लड़ाई, हमें झगड़ा नहीं है किसी से। हमें बिहार की जनता की भलाई चाहिए। इसलिए अगर कल को बीजेपी कोई कहेगी कि ये ज्यादा अच्छा तरीका है और हमें समझ आएगी, हम संशोधन कर लेंगे कि हाँ भाई
ये अच्छा तरीका है, इसको मानते हैं। मतलब आप मानते हैं कि मुद्दे की राजनीति बिहार में नहीं होती है है? ही नहीं, कहीं नहीं है। जब से, और खास करके जब से ये बीजेपी की सरकार 2014 में बनी है, तो मुद्दे क्यों नहीं है? मुद्दे तो एक ही मुद्दा है। अभी चुनाव आएगा, आप देख लीजिएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा किसी न किसी बहाने। ये हिंदू मुसलमान कटेंगे। अरे जो अपने सेना की बहादुर अफसर की को आतंकवादियों की बहन बता सकता है, जी। जो लोग देश की सेना को कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के पैरों में नतमस्तक है, वो लोगों से हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो देश की बात करेंगे, देश की भलाई की बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे? कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। है मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी वाले आए और कहें क्या मुद्दा है, कह रहे हैं देश के, दुनिया के चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन गए। अरे किस मुंह से बोल रहे, शर्म नहीं आ रही? दूसरे मुंह से तुम कहते हो कि मैं 81 करोड़ लोगों को राशन देता हूं 5 किलो। उस 5 किलो राशन की कीमत अगर 30 रुपए किलो से भी लगाया जाए तो 150 रुपए है। तो तुमने अपने देश के अर्थव्यवस्था का क्या हाल कर दिया कि 81 करोड़ लोग महीने में 150 रुपए का राशन अपने दम पे नहीं खरीद सकते हैं, और तुम बात कर रहे हो चौथे अर्थव्यवस्था बनने का? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर मैं आदरणीय मोदी जी के ये होता तो मैं कहता यार 81,000 को देना है, नहीं तो वो शायद भूखों मर जाए। लेकिन इस बात को निकालना नहीं है, इस बात को बोलना नहीं है, क्योंकि मैं किस मुंह से बोलूं कि 11 साल से मैं प्रधानमंत्री हूं और मैंने अर्थव्यवस्था ऐसी कर दी कि एक साधारण व्यक्ति, 3 में से 2 व्यक्ति 150 रुपए की राशन खरीदने के लायक नहीं है। क्या है ये तमाशा है। बोले कौन? जिस पृष्ठभूमि के आए हुए हैं हमारे विधायक और सांसद, उनके समझ ही नहीं आती। बताइए बजट कितनों को समझ आती है? बजट क्या होता है किसी एमएलए से पूछ के देखो। बजट क्या होता है, संसाधन कैसे आता है, संसाधन कैसे व्यय होता है, कोई नहीं बताएगा। हाँ, पूछ के देखो कि इस जाति की संख्या कितनी, उस जाति को उससे कैसे भिड़ाया जाए, अभी देखो ज्ञान देंगे आपको। ये बिहार के साथ ये दुर्गत बंद हो जानी चाहिए। उदय जी, आपने नीतीश कुमार के सिस्टम फेलियर के बारे में बात कहा। हाँ। क्या लगता है नीतीश कुमार के जो सिस्टम फेलियर है उसके पीछे का कारण क्या है? बीजेपी पार्टी या नीतीश कुमार खुद या उनके करीबी? सबसे पहले तो बिहार की जनता। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने 2009 के बाद काम छोड़ दिया है, तो फिर उन्हें 2010 में जी, 2015 में और 2020 में जिस भी संख्या में हो मौका क्यों दिया? पहले तो वो बिहार की जनता जवाब दे अपने आप को, मुझे नहीं, मैं कौन होता हूँ, लेकिन अपने आप को जवाब दे। दूसरी बात, अब नीतीश जी की यह अवस्था आ गई है, और सभी लोग कहते हैं और ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, लेकिन ये अवस्था आ गई कि उनके नियंत्रण में सरकार चल नहीं रही। ये मान रहे हैं आप उनके नियंत्रण में ये सरकार तो नहीं दिख चल रहा है ना। मैं मेरे मानने न मानने से क्या होगा, तो दिख रहा है। जब किसी अफसर के सिर पे आप गमला रख दें तो फिर इसमें मेरे बोलने लायक कुछ बच गया क्या? एक प्रेस वाले ने पूछा मुझसे कि उन्होंने गमला रख दिया। मैं कहा नहीं ऐसे मत बोलो, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उनको शायद उतनी रोशनी में वो गमला एक मुकुट लगा होगा, वो मुकुट पहना रहे होंगे। भाई मैं तो अपने मुख्यमंत्री के बचाव में कहूँगा, तो मेरे मुख्यमंत्री हैं, मेरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें अब नियंत्रण नहीं है सरकार पे, उन्हें सरकार से अलग हो जाना चाहिए। उनकी भी सम्मान बची रहेगी, आगे इतिहास लिखा जाएगा उनके बारे में तो अच्छी चीज़ें लिखेगी। नहीं तो भैया इस धरती पे जो आया है उसको जाना है, देर सवेर सबको जाना है। कोई यहाँ अमर पी के दरअसल नहीं आया है, और सबको ये हमेशा संज्ञान में रहनी चाहिए ये बात कि हम एक सीमित समय के लिए एक सीमित कार्य करने के लिए आए हैं। उस सीमित कार्य को अगर बिना किसी को दुख दिए पूरा कर लें तो अपने जीवन को धन्य मानना चाहिए और अलग होना चाहिए। अब नहीं तो फिर जो है वो है। उदय जी, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, उनका कहना है कि जन स्वराज को वो मुकाबले में नहीं मानती, पर वहीं दूसरे तरफ सर्वे के पर अगर माने तो सर्वे ने सबको चौंका दिया है। प्रशांत किशोर दूसरे स्थान पर है, क्या कहिएगा? मुकाबले में ही नहीं मान रही है। मैं तो कहता हूँ ईश्वर करे कि वो हमें हमारा नाम तक भूल जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ना बीजेपी, ना जेडीयू, ना आरजेडी, ना कांग्रेस, ना फलाना, ना ढमकाना, में किसी से लड़ने नहीं आए।
हम आपसे कुछ करने ही नहीं आए, हमारा आपसे कोई वास्ता ही नहीं। हमारा वास्ता बिहार के लोगों से है। हम अपनी बात बिहार के लोगों को कह रहे हैं। बिहार के लोगों को अगर बात समझ आ जाएगी, वो आशीर्वाद देंगे, अपनी पार्टी को भी और अपने आप को भी, दोनों को। ये आशीर्वाद दो तरफा आशीर्वाद होगा कि वो एक पार्टी को तो आशीर्वाद दे रहे होंगे, लेकिन एक तरह से अपने आप को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि संग मिलकर हम लोग जनसुराज को एक प्लेटफॉर्म मानकर वो हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएं। कौन है ये पार्टी के लोग, हम नहीं जानते। उल जलूल बोलेंगे, जवाब मिलेगा। नहीं बोलेंगे, हम भी उनकी संज्ञान ही नहीं लेना चाहते। आप कितने बड़े पार्टी हैं, कितने छोटे पार्टी हैं, भैया मुझे क्या लेना। आप अरबपति हो तो मैंने क्या लेना। आप मुझे अरबों रुपए दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो ना। आप अरबपति हो, रहो, आप खुश रहो। तो ये बड़ी पार्टियां हैं तो रहो ना भैया, अपने में खुश रहो। बिहार को बख्श दो, हम तो और कुछ नहीं कह रहे हैं इनसे। तो ये संज्ञान ना ले, हमारी कोई दिक्कत नहीं। बात जब बड़े पार्टियों की हो रही है तो बड़े चेहरों की भी कर लेते हैं। बड़े चेहरे में जनस्वराज में आप है, प्रशांत किशोर जी है, पर दूसरी तरफ एनडीए हो या महागठबंधन हो, लाइन लगी हुई है बड़े चेहरों की, तो कहीं चुनौती बढ़ सकती है विधानसभा में। हम सब बड़े चेहरे दरअसल छोटे चेहरे हैं। जी सबसे बड़े चेहरे तो आप लोग देखते ही नहीं। जी। सबसे बड़े चेहरे वो पर्दे हैं, के पीछे। सबसे नहीं, पर्दे के पीछे नहीं, सबसे बड़े चेहरे हमारे गांव में हैं। वो लोग जो धूप में कुदाल लेकर परिश्रम करते हैं, पसीने से चू जाते हैं और दाने दाने को जोड़ने में लगे रहते हैं, अपने बेटों को बाहर भेजने पर मजबूर हो जाते हैं कि जाओ कुछ कमा कर घर के लिए भेजो। वो हैं बड़े चेहरे। हम लोग छोटे चेहरे हैं। और जिन दूसरे पार्टियों के आप बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं, सब दागी चेहरे हैं। कोई हम में से बड़ा चेहरा नहीं है। मैं अपने आप को बड़ा चेहरा नहीं मानता हूँ। मैं तो बहुत छोटा चेहरा हूँ। चलो गांव में दिखाता हूँ बड़े चेहरे कहाँ कैसे हैं। हाथ, उनके हाथ मिलाने लायक नहीं होता है, पाँव में चप्पल नहीं होता है। वो हैं बड़े चेहरे, बाकी तो सब छोटे चेहरे हैं। उदय जी, तो वो बड़े चेहरे क्या जनस्वराज के साथ में है? उन्हें विश्वास हो चुका है जनस्वराज पर कि अभी भी बाकी है? वो बड़े चेहरे अब अपने साथ हैं, हमारे साथ नहीं। वो बड़े चेहरे अपने साथ हैं, लेकिन हम उनके माध्यम बनेंगे। वो हमारे पीठ पर सवार होकर आगे चलेंगे और हमें पीठ पर हम उन्हें आगे ले जाएंगे। ये हमारा संकल्प है और ये हम करेंगे। उदय जी, आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी की लोकप्रियता बढ़ी, आप भी लगातार अब सुर्खियों में है, क्या प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि सी वोटर सर्वे पे दूसरे नंबर पे मुख्यमंत्री चेहरे पे देखा जा रहा है उन्हें। देखिए, मैं आप बदनाम हूँ, मैं बिहार में बदनाम हो गया। मैं बड़ा ज़्यादा ही स्पष्टवादी हूँ। बिल्कुल इस पे कोई ना चर्चा हुई है, ना कोई निर्णय हुआ है। जी अगर मेरी आंतरिक आवाज़ पूछे तो प्रशांत किशोर जी चुनाव नहीं लड़ रहा है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जी इसलिए मुख्यमंत्री चेहरा बनने न बनने का प्रश्न भी है नहीं। अगर इस प्रश्न को उलट दिया जाए कि सबसे प्रखर चेहरा जनसुराज में कौन है, तो निसंदेह प्रशांत किशोर है। ये सब लोगों का विश्वास हासिल करना ये उदय सिंह का काम नहीं है, ये प्रशांत जी ने किया है। तो वो सबसे प्रखर चेहरा है। लेकिन हम लोग गांधी जी और अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। ईश्वर ने अगर ऐसा किया और बिहार की जनता का इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि हमारे पास इतने विधायक आ जाएं कि हमें अपने मुख्यमंत्री को चुनने की का अवसर मिले, तो हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक होंगे वो अपनी पसंद बताएंगे और जिसको वो पसंद बताएंगे वो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। मैं बता दूं कि मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं कि तेजस्वी जी बनेंगे, इधर से नीतीश जी बनेंगे, उधर से फलाने जी बनेंगे। अगर सब जी आपने तय कर ही लिया है जी, तो फिर काहे के लिए पब्लिक के बीच में जा रहे हो? पब्लिक की भी एक आवाज है, पब्लिक भी देख अपनी आवाज कोई की सुनवाई कहीं चाहती है, तो हम उसका हक नहीं ले लेंगे। ये उसका हक है। हाँ, भले वो चुन ले कि हमें प्रशांत किशोर चाहिए, प्रशांत किशोर बन जाएंगे। वो चुन ले हमें उदय सिंह चाहिए, उदय सिंह बन जाएंगे। तो मनाही नहीं है, लेकिन ये अधिकार उनका है और वो तब जब वो अवसर प्राप्त होगा कि हमारे विधायक को चुनने का मौका मिलेगा तो हम लोग चुन लेंगे। उदय जी, चुनाव प्रचार के दौरान उदय सिंह जनता के बीच में उतर रहे हैं, ये तो तय मान सकते
फिर? हाँ बिल्कुल, मेरा और काम क्या है, संगठन को देखना और जनता के बीच जाना, वो तो मैं जाऊंगा ही। चलिए धन्यवाद। तो देखिए ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जन स्वराज के उदय सिंह जी, जिनका एक स्लोगन भी है, जुड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जुड़ तो ये जन स्वराज से गए हैं, लड़ाई इन्होंने शुरू कर दी है और जीतना अब जनता के हाथ में है कि जनता कितना प्यार देती है और कितना स्नेह देती है और कितना विश्वास जताती है इन पर। और साथ ही साथ में तमाम सारे परत इन्होंने खोल करके हमारे सामने रख दिए हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।